सभी को सादर नमस्कार। मुझे लग रहा है राजेंद्र जी आवाज तो स्पष्ट है ना मेरी? जी 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 भाई साहब, बिल्कुल। सबसे पहले तो कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कि आपने अवसर दिया शिक्षक बंधुओं से बातचीत करने का, और बहुत ही आपने उपयुक्त और तार्किक विषय चुना है जो वर्तमान की परिस्थितियों में बड़ा प्रासंगिक है। कोरोना काल में कार्यकर्ताओं की भूमिका और विशेष रूप से जो पीड़ित परिवार हैं उनकी देखभाल और संभाल। तो मैं इस वाक्य से अपनी बात शुरू करूंगा कि मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं शिक्षक हूं और शिक्षक साथियों के साथ बात कर रहा हूं। और आज जब इस देश में एक आपदा, एक संकट जिसे हम कार्यकर्ता चुनौती मानते हैं, एक शिक्षक के रूप में एक भारत में जो अवधारणा है शिक्षक को लेके, एक गुरु का कॉन्सेप्ट है, तो उसको निभाते हुए चारों तरफ दिख रहे हैं। और ना केवल दिख रहे हैं बल्कि भारत माता के चरणों में अनेक बलिदान भी हो रहे हैं। मेरे अपने ही जोन में 12 से अधिक संख्या है ऐसे शहीदों की, और रोज मैं ग्रुप में देखता हूं तो सैकड़ों हैं। निश्चित रूप से ये वो क्षण हैं जो मानवता के इतिहास में, सृष्टि में शायद ही कभी आए होंगे। आज पूरी सृष्टि खतरे में है, पूरी मानवता खतरे में है। और जो ध्येय वाक्य अध्यापक परिषद का है, राष्ट्र हित, छात्र हित और सबसे अंत में शिक्षक है, तो मन में जो नए बंधु जुड़ते हैं संगठन से, उनके मन में प्रश्न भी उठता है कि राष्ट्र हित कैसे है और शिक्षक हित बाद में क्यों है। तो अक्सर भारतीय मजदूर संघ में तो एक स्लोगन चलता है जिससे लोग समझा देते हैं कि भाई, वामपंथी लोग कहते हैं कि चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांग पूरी हो, और जो राष्ट्रवादी सोच के रखने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो कहते हैं देश के लिए करेंगे काम और बाद में उस काम के बदले लेंगे दाम। तो यानी कि देश पहले, राष्ट्र हित पहले, उसके बाद कोई और बात, और कोई और भी बात होगी तो पहले छात्र हित। छात्रों के और शिक्षकों के हित में भी अगर टकराव है तो हमें छात्र के हितों के साथ खड़े होना है, अपने हितों को तिलांजलि देनी है। और आज अगर राष्ट्र की बात है तो राष्ट्र के चरणों में शिक्षक अपना जीवन समर्पण करने के लिए आतुर हैं और आगे हैं और कमान संभाले हुए हैं। हालांकि बहुत सारी प्रशासनिक ऐसी बातें हैं, व्यवस्थाएं हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन आज का जो अवसर है वो उसके लिए नहीं है। तो निश्चित रूप से हम एक संगठन के, ऐसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जहां राष्ट्रहित की बात है, और इस कोरोना काल को, इस वैश्विक महामारी में एक कार्यकर्ता के रूप में हमारी क्या भूमिका हो, और खासतौर से पीड़ित परिवार। तो पीड़ित परिवार दोनों प्रकार से, अपने संगठन के जो कार्यकर्ता हैं, जो सदस्य हैं वहां भी, और समाज में भी। तो सबसे पहली बात तो मैं समझता हूं कि एक जो हमारी बड़ी अच्छी परंपरा थी जो धीरे धीरे विस्मृत हो रही थी, परिवार का हालचाल पूछना, सगे संबंधियों का हालचाल पूछना। हम केवल व्यक्तिगत एक दूसरे का ही हाय हेलो करके हालचाल पूछ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, आप कैसे हो, इससे आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो एक प्रकृति ने ऐसा झटका दिया है कि पुनः हम अपने जड़ों की ओर लौट चले, वो सनातन और वैदिक जो संस्कृति है कि भाई परिवार कैसा है। और खाली परिवार ही नहीं, आज आप कुशल क्षेम पूछिए तो पहली बात जो मैं इंगित करूंगा वो यही है कि कार्यकर्ताओं से या पीड़ित परिवारों से केवल उनका व्यक्तिगत कुशल क्षेम पूछना ही पर्याप्त नहीं है, उसके आगे बढ़ना है, उनके सगे संबंधी रिश्तेदारों का भी हालचाल पूछना है। एक छोटे से उदाहरण से मैं बताऊं कि अभी जब पूछते हैं तो अधिकांश परिवारों में निकलता है कि हाँ जी, कोरोना तो आया था लेकिन अब स्वस्थ हैं, रिकवरी कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, मन में प्रसन्नता होती है। लेकिन जैसे ही दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सगे संबंधी कैसे हैं,
तो आंध्रा पब्लिक स्कूल के एक मैनेजर है, उन्होंने बताया मेरा छोटा भाई 48 साल की आयु है, उसकी डेथ हो गई। तो एकदम ध्यान में आया कि अगर परिवार की कुशल क्षेम पूछ करके हम छोड़ देते तो पता नहीं लगता परिवार और कितने संकट से गुजर रहा है। ऐसे ही जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारियां मिलती है। तो कार्यकर्ताओं को सबसे पहले कुशल क्षेम पूछना चाहिए। अपने जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें जितने कार्यकर्ता हमारे साथ काम कर रहे हैं, नीचे की इकाई पर काम कर रहे हैं, या हमसे वरिष्ठतम दायित्व किसी के पास है, या वो कार्य क्षेत्र जो समाज जिसे हम मानते हैं, या विद्यालय परिवार के हमारे अन्य लोग हैं, या हमारे छात्र हैं, अभिभावक हैं, जहां भी दिखता है वहां कुशल क्षेम पूछना हमारा आज के समय में पहला काम है। उनका व्यक्तिगत, परिवार का, सगे संबंधियों का और उनके परिचितों का। ये अगर पूछ लेंगे तो इससे काफी मन हल्का होता है। लोगों को लगता है कि शेयरिंग करने से उसका दर्द थोड़ा बटा, थोड़ा कम हुआ। जब हम व्यक्तिगत और परिवार के कुशल क्षेम पूछते हैं तो उसके आगे बढ़ते हैं। फिर समाज की बात आती है कि किस मोहल्ले में आप रह रहे हैं, किस कॉलोनी में रह रहे हैं, किस विद्यालय में काम करते हैं, वहां की स्थिति कैसी है। तो उसकी जानकारी लेना, उसके बारे में बातचीत करना, ये एक अच्छे कार्यकर्ता का लक्षण है। और कुछ बातें ध्यान में आती हैं कि आजकल कष्ट में है लोग, आवश्यकताएं हैं, जो समाजीकरण धीरे धीरे सोशलाइजेशन कम हो गया था, तो इस चुनौती ने वो सिखा दिया है कि सारे साधन, सारी जान पहचान, सारी सिफारिशें फेल हो गई। 2-3 सप्ताह ऐसे गुजरे, आपने देखा होगा कि अस्पताल में बेड मिलना, ऑक्सीजन मिलना, वो किसी के हाथ में नहीं था। ना वो धन से प्राप्त किया जा रहा था, ना जान पहचान से। केवल किस्मत काम कर रही थी, भाग्य काम कर रहा था, या हम जैसे कार्यकर्ता जो समूह में जुड़े हैं, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, जो एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं, बातचीत करते हैं, उससे स्थानीय स्तर पर कहीं छोटी मोटी मदद हो पा रही थी, कुछ रास्ते निकल पा रहे थे कुछ मात्रा में। तो दूसरा मेरा कहना यह है कि इस कोरोना काल में कार्यकर्ताओं का काम है कि एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहना और एक दूसरे की सहायता के बारे में पूछना कि मैं क्या सहायक हो सकता हूं। हालांकि हम ये जानते हैं कि सामने से इस प्रकार की सहायता मांगी जा सकती है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, या मुझे जब अपने परिवार के लिए उसकी आवश्यकता पड़ी तो मुझे नहीं मिला तो मैं दूसरे की कैसे कर पाऊंगा। लेकिन परिस्थितियां बदलती रहती हैं और भाग्य भी होता है। हमने भी कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रयास किया, तो ठीक है 10 में से 10 की मदद नहीं हो पाई, लेकिन यह 2 या 3 की मदद हो गई। उनका किस्मत अच्छी थी कि उनको एडमिशन भी मिला उनके रिश्तेदारों को, और किसी ने कहा जी फेविफ्लू नहीं मिल रही है, तो फेविफ्लू भी, वो टैबलेट भी उस समय मिल गई जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड चल रही थी। और ऐसे ही ऑक्सीजन की बात थी, सिलेंडर की। तो दूसरा बात है एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहना और सहायता के लिए पूछना। इन दिनों में किसी भी कारण से कोई फोन आता है, चाहे वो नंबर हमारे मोबाइल में सेव है तो भी और नहीं है तो भी, अनआइडेंटिफाइड है तो भी, वो सारे नंबर हमें अटेंड करने हैं, उनकी बात शांति से सुननी है। कई बार होता है कि हम व्यस्त हैं, फोन नहीं उठा पाए, तो हमें कॉल बैक करना। कार्यकर्ताओं की प्रामाणिकता सबसे बड़ी बात है। कॉल बैक ठीक है, किसी कारणवश आप वॉशरूम में हैं, कहीं और व्यस्त हैं, तो कॉल बैक करके पूछना, हाँ भाई साहब बताइए। फिर वो जो भी कहते हैं, जिस प्रकार की मदद कहते हैं, प्रेम से सुनिए। और नहीं वो कहते हैं तो आप पूछिए कि भाई साहब बताइए हमारे लायक कुछ। तो वो यदि कुछ कहते हैं तो बोले ठीक है भाई साहब मैं प्रयास करता हूँ, कुछ उसमें होता है तो मैं आपसे बातचीत करूंगा। क्योंकि किसी भी संगठन का जो काम होता है उसका आधार स्नेह होता है, परस्पर प्रेम और स्नेह का संबंध, और कुछ नहीं है। और इसी को हम संभाल बोलते हैं, कार्यकर्ताओं की संभाल। और निश्चित रूप से जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि कहीं किसी भी प्रकार का है, किसी भी प्रकार की क्षति हुई है, कहीं कम हुई है, कहीं बहुत ज्यादा हुई है, तो उनसे बातचीत करना, संपर्क करना और उसको तलाशना और खुद भी समझना। कई बार सामने वाला व्यक्ति उस स्थिति में नहीं होता है, इतने मानसिक त्रासदी से गुजरता है कि वो सोच नहीं पाता कि इस समय क्या करे। तो ऐसे में सज्जन शक्ति कि जरूरी नहीं है कि जो हमारे संगठन के कार्यकर्ता हैं उन्हीं का साथ लेना है। स्थानीय स्तर पे जो भी बंधु, ऐसे अच्छे बंधु आपको लगते हैं, समझदार लगते हैं, उनको लीजिए। क्योंकि मैं स्थानीय स्तर का प्रयोग बार बार इसलिए कर रहा हूं कि लोकल में जो लोग रहते हैं वो ज्यादा प्रभावी होते हैं, ज्यादा उपयोगी होते हैं और एक कनेक्ट भी जल्दी होते हैं, पीड़ित परिवार से जल्दी संवाद होने लगता है। तो निश्चित रूप से
उनसे बातचीत करके और उस मदद की तरफ बढ़ना और उसके लिए प्रयास करना। हो सके तो सबसे पहले स्थानीय स्तर पर ही सहयोग और मदद की कोशिश करना, वही चिन्हित करना। कोई एनजीओ है, कोई आरडब्ल्यू है, कोई अच्छे लोग हैं, समिति हैं, बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं। अभी हमने बात की, मैंने एक सामाजिक संगठनों की बैठक की दिल्ली में, तो लगभग उसमें 81 संगठनों के प्रतिनिधि आए और वो सारे नए संगठन थे, बिल्कुल न्यू। और उनमें जब बात हुई तो एक बहन जी ग्रेटर कैलाश में थी और उन्होंने बताया जी हमारा संगठन तो नशा मुक्ति के लिए काम करता है और ग्लोबल उनका यूएन से कुछ है और वहां से लिटरेचर आता है और जगह जगह जाकर के वो काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में जब ये त्रासदी आई तो मैंने सोचा कि अब नशा मुक्ति वाला तो अभियान इस समय चलाना ठीक नहीं है, वो तो मेरा रेगुलर काम है मेरे एनजीओ का। तो बोले हमने उस काम को छोड़ के दूसरा काम प्रारंभ किया कि जो एकदम रोजगार बंद हो गया है तो मजदूरों को भोजन कैसे मिले। तो मैंने अपने यहाँ एक रसोई प्रारंभ कर दी कि कुछ लोगों को मैं कम से कम 100-150 लोगों को भोजन एक समय में बना करके खिला सकूं। लेकिन मेरे पास वो हैंड्स नहीं थे, वो वॉलंटियर नहीं थे, वो कार्यकर्ता नहीं थे जो मेरी रसोई से मेरे द्वारा वहां मेरे प्रयासों से बना हुआ भोजन और जो आवश्यकता जरूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचा सके। तो उस प्लेटफॉर्म पर बातचीत करने से ध्यान आया कि ठीक है कि रिसोर्सेज की पूलिंग कैसे करनी, संसाधनों को आपस में जोड़ना कैसा। किसी के मन में भाव है, उनके पास धन है, साधन है, लेकिन कैसे करें ये आइडिया नहीं है, कहाँ जाकर के सेवा करें ये आइडिया नहीं है। तो ये कार्यकर्ता कोरोना काल में इसका सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम वो लोग हैं जो निश्चित रूप से ना केवल ऐसा विचार रखते हैं, भाव रखते हैं, बल्कि क्षेत्र में जाकर भी काम करते हैं और करते ही हैं। आपने देखा होगा लाखों लोग फील्ड में हैं। कब से? आज से नहीं, जब से कोरोना आया 14-15 महीने से बहुत सारे संगठन हैं, अनेकों संगठन है और वो आप जैसे संगठन के कार्यकर्ता हैं जो देश की बात पहले करते हैं, जो अपने हितों को पीछे रखते हैं, अपने को बाद में रखते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत उदाहरण हैं। तो दूसरी बात मैंने कहा कि स्थानीय स्तर पर जो पीड़ित परिवार हैं, जो अपने कार्यकर्ता हैं, सभी से बातचीत अगर करें तो अपने आप सहयोग के लिए हम प्रस्तुत भी करें, उनसे निवेदन भी करें, उनसे बातचीत भी करें। अनेकों काम ऐसे भी हो जाते हैं कि उसमें फिजिकल मूवमेंट की आवश्यकता नहीं होती, फिजिकल मूवमेंट के बिना भी सहयोग हो जाता है। जैसे मानसिक अवसाद कोरोना काल में बहुत बढ़ा है, ना केवल अपने कार्यकर्ता जो लगातार जूझ रहे हैं लॉकडाउन के कारण, पूरा परिवार, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सब घर में अंदर ही हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं। और अध्यापकों को भिन्न भिन्न प्रकार के जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ रहा है कि कभी हंगर रिलीफ सेंटर चल रहा है, कभी वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है, तो कभी ड्राई राशन बांटना पड़ रहा है, कभी चालान करने पड़ रहे हैं, कभी एयरपोर्ट पर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल एकदम जैसे रिजर्व में कोई पीएसी होती है ना, तो दिल्ली के अध्यापकों की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कब रात को ऑर्डर आएगा और सुबह आपको वहां पहुंचना है, ये भी नहीं मालूम कि उस ड्यूटी का स्वरूप क्या होगा, जैसे कोई रैपिड एक्शन फोर्स होती है। चलिए, लेकिन आज का विषय ये है कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश को सेवा करने का भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न स्वरूपों में उसका एक अवसर मिल रहा है। क्योंकि कई बार मन में ऐसा भी आता है जब हम देशभक्तों की कहानी पढ़ते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तो कई बार लगता है कि हम भी उन दिनों में होते तो शायद चौथा नाम हमारा होता, हम भी देश के लिए आगे अपने आप को प्रस्तुत करते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मन में भाव आता था कि काश हम भी उनकी सेना में उस समय होते और देश के लिए लड़ रहे होते। तो आज उससे भी अच्छा अवसर हमें मिला है और उस अवसर को निश्चित रूप से हम अपनी भूमिका बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं, एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दूसरी भूमिका ये है कि समाज की बहुत सारी चिंताओं को दूर करने में हम अपना सहयोग परोक्ष अपरोक्ष अनेक प्रकार से कर सकते हैं। मानसिक अवसाद की मैंने बात की कि इस समय डिप्रेशन बहुत बड़ा है और डिप्रेशन में काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है। और काउंसलिंग करने के लिए कोई उसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है कि उसने कोई साइकोलॉजी का डिप्लोमा कर रखा है, वो स्कूल में काउंसलर होना चाहिए, ईवीजीसी होना चाहिए, या उसने स्पेशल कोई ट्रेनिंग किसी की ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो जो अध्यापक है, शिक्षक है, वो अपने आप में ही बहुमुखी प्रतिभा का धनी माना जाता है और समाज में उसका स्थान इतना उच्च है कि गांव में अगर हम देखते हैं या समाज में गांव के अलावा भी कॉलोनी में भी देखते हैं तो उसका स्थान ऐसा है कि उसकी राय को सबसे उचित राय माना जाता है, ना केवल सगे संबंधियों में, परिवार में, दूसरे लोग में भी। मैं तो देखता हूँ अक्सर गांव में बोलते हैं, अरे मास्टर जी सुनना जरा इधर, बड़े बड़े बुजुर्ग बुलाते हैं और बुला करके जो बात करते हैं
तो उस बात के मन में कहीं ना कहीं राय लेना होता है, उससे राय लेना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो सलाह ये देंगे वो सबसे उत्तम देंगे, ये सबसे समझदार हैं, ये इतने बच्चों का जीवन बनाते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो निश्चित रूप से इनके पास समझ ज्यादा है औरों से। तो इसलिए काउंसलिंग में हर कार्यकर्ता की भूमिका हो सकती है, पीड़ित परिवारों में भी और अपने जो कार्यकर्ता है उनको संभालने में भी। और वो छोटी छोटी बातों से होती है, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों से मन में जो एक स्थायी भाव बैठ गया है, निराशा का वातावरण बन गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये जो व्हाट्सएप आ गया, मोबाइल हाथ में रहता है, देखते रहते हैं, तो उसमें नकारात्मक खबरें आने से कई बार आदमी डिप्रेशन में और निराशा में चला जाता है। अनेकों घटनाएं ऐसी हुई हैं सुसाइड की, जहां देखा है कि वो डिप्रेशन से बाहर ही नहीं आ पाया। एक उसका फिल्म एक्टर का तो बड़ा बहुत दिनों चला उसमें, पर उसके अलावा भी हम देखते हैं अनेकों उदाहरण है कि व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, और उसी में वो कहीं उलझ करके रह जाता है और अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। तो ऐसी स्थिति ना बने, ऐसा नुकसान कोई ना हो पीड़ित परिवारों में, अपने कार्यकर्ताओं में, तो निश्चित रूप से उसमें काउंसलिंग की एक अच्छी भूमिका हम निभा सकते हैं। हम खुद भी कर सकते हैं, या जो रिसोर्स को मैंने कहा पूलिंग करने वाली बात, उनको जोड़ने वाली बात, कि अपने जानने वाले कोई मेरे विद्यालय में, हमारे संगठन में, या कोई और है, क्योंकि ऑनलाइन भी काउंसलिंग करा सकते हैं। फिजिकल तो जानने में कोरोना में वैसे ही परहेज बहुत ज्यादा है कि थोड़ी सी शारीरिक दूरी बना के रखनी है, तो सरकार की ऐसी डायरेक्शन है, निर्देश है, तो उनका भी हम पालन करें, अनुशासन में रहें, और निश्चित रूप से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण अभी देखने को मिले हैं। आप जैसे संगठनों के कार्यकर्ता अपनी कॉलोनी में जो सूची बनाते हैं कि पीड़ित परिवार कौन कौन है, उनसे कोई संबंध नहीं, और जब उनसे बातचीत करते हैं बड़ा आश्चर्य होता है। अभी मैं सुबह सुन रहा था कि एक उदाहरण आया बातचीत में, तो उन्होंने बताया कि जब हमने ऐसी सूची बनाई अपने स्थानीय क्षेत्र में और उनसे बातचीत करनी शुरू की, केवल उनको संभालने की दृष्टि से, उनकी एक तरह की अप्रत्यक्ष रूप से काउंसलिंग, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे इतने रिश्तेदार हैं, इतने हमारे परिचित हैं, लेकिन उन्होंने कभी इतनी बात नहीं की, और ये अपरिचित व्यक्ति हमारी इतनी चिंता कर रहा है, इतनी बात कर रहा है। तो यही राष्ट्रहित है, इसी से राष्ट्रहित सदता है कि इस राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का एक अच्छा नागरिक है, और इसकी चिंता किए बिना बिना किसी स्वार्थ के कि हमारा उसके साथ क्या स्वार्थ है, उससे जब हम ये बातचीत करते हैं तो निश्चित रूप से उनको लगता है कि चलिए समाज में आज भी कुछ अच्छे लोग हैं जो समाज सेवा के भाव से एक दूसरे की मदद करने के लिए अपने आप को आगे करते हैं। कुछ छोटी मोटी बातें हैं, आज हम पे संसाधन हैं तो हम बहुत ज्यादा मदद नहीं कर सकते, तो थोड़ी मदद कर सकते हैं। आजकल एक विषय चला कि इस कोरोना में ये साधारण मास्क उतने प्रभावी नहीं है, तो बहुत अच्छा मास्क होना चाहिए, N95 होना चाहिए, या डबल मास्क होना चाहिए, इस तरह से लगे। तो निश्चित रूप से हम 10 मास्क, 20 मास्क, 50 मास्क कहीं ना कहीं ऐसे परिवारों में, अपने कार्यकर्ताओं में, या अपने जरूरतमंद आवश्यकता जिन लोगों के अपने आसपास, उन्हें दे करके कर सकते हैं। काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज है। कोरोना काल में आयुर्वेद का बड़ा प्रचलन हुआ है कि जो हम अनेकों वर्षों से पश्चिम का अनुकरण करते करते अपनी बहुत सारी चीजों से अलग हो गए, पहनावे से, खान पान से, तो उसमें जो हमारे भारतीय मसाले हैं उनका जो महत्व था वो भी कहीं ना कहीं ओझल हो रहा था। तो एकाएक पता लगा, नहीं, अरे ये तो जो गोल्डन मिल्क है उसमें थोड़ी हल्दी अगर मिला लें तो बड़ा अच्छा बन जाता है, कहीं अदरक है, कहीं लहसुन है, कहीं काली मिर्च है। तो अभी ऑक्सीजन में मैंने सुना कि कपूर और वो लौंग मिला करके और अजवाइन मिला करके रुमाल में उसे सूंघने से ऑक्सीजन कुछ स्तर तक बढ़ाने में वो सहायक हो रही थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी कोई एक पोटली बना के, उन दिनों मैंने देखा अनेक बंधुओं को कि वो छोटी सी पोटली जेब में रखते थे कि मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं यूज कर लूंगा, या कहीं ऐसा लगा तो उन्हें दे देंगे। तो इस प्रकार से चाहे वो मास्क बांटने की बात है, काढ़ा वितरण करने की बात है कि काढ़े के कुछ पैकेट हमने कहीं से ले लिए, निःशुल्क भी मिल रहे हैं और कम शुल्क पर भी मिल रहे हैं, तो उनको हम दे करके कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों को और उनको दे सकते हैं। अनेक प्रकार के पीड़ित परिवार ऐसे हैं कि उनकी जो कष्ट है वो तो जा चुका, लेकिन परिवार में अनेक लोग और भी आज भी जूझ रहे हैं, और पता लगा कि उन्हें कहीं ब्लड की आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है, तो यदि हम उस श्रेणी में आते हैं तो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, वरना हम एक ऐसे समूह से जुड़े हैं, ऐसे ग्रुप से जुड़े हैं कि वहां सहज लोग तैयार हो जाते हैं जो उसके लिए देने वाले पात्र होते हैं, तो हम उन्हें मिलवा देते हैं कि इनको आवश्यकता है और भाई साहब आप यहाँ दे सकते हो। तो बहुत बड़ी मदद हो जाती है, जीवन भर वो उस बात को याद रखते हैं। कुछ ऐसी दवाइयां होती हैं जो उपलब्ध नहीं हो सकती, उनको दे सकते हैं। पीड़ित परिवारों में दो तीन, अगर खाली पीड़ित परिवारों की बात करें तो 3-4 दृष्टि से हमें सोचना पड़ेगा।
कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं इस कोरोना काल में कैसे मदद करें। तो पहली बात तो मैंने कही कुशल क्षेम पूछ करके जो उनका मानसिक अवसाद है, त्रासदी है, उससे बाहर लाना, उनको नॉर्मल करना। दूसरी बात है कि परिवार में कोई छोटी मोटी आवश्यकताएं हैं, उनको देखना, और फिर उस परिवार को असेस करना कि क्या क्या सामने वाले परिवार का रोजगार भी प्रभावित हुआ है, कहीं आय का जो स्रोत है वो बंद तो नहीं हो गया। अगर वो हो गया तो उसकी चर्चा करके उस परिवार की स्थायी समाधान निकालना। एक तो होता है कि ड्राई राशन हमने कुछ समय के लिए दे दिया तो वो तो ठीक है, 15 दिन महीना चलेगा, लेकिन स्थायी समाधान निकालना कि कैसे उस परिवार की आजीविका, कम से कम 2 टाइम का भोजन कैसे चले, उसके लिए विचार करना अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ। और स्थानीय स्तर पर अगर कोई अच्छी RWA NGO अच्छे लोग आपको मिल जाते हैं, उनसे बातचीत करके कोई स्थायी रास्ता निकले। कुछ परिवार बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, इतने पीड़ित हैं कि ऐसे बच्चों की भी सूची आप जैसे कार्यकर्ता और हम जैसे लोग बना रहे हैं कि जिनके एक पेरेंट्स या दोनों पेरेंट्स चले गए। अब चले गए तो उन बच्चों के लालन पालन और शिक्षा दोनों ही बातें हैं, तो कौन उनकी चिंता करे, कौन स्थायी रूप से देखे। तो निश्चित रूप से वो जानकारी एकत्रित करना और सही स्थान पे, सही पटल पे रखना, ताकि उसको भी हम मिलान करके, जिसको हम कहें कि जिस नदी में सूखा है और किसी नदी में बाढ़ है तो उस पानी को वहां प्रवाहित करना, वो बीच का जो सेतु का काम है वो एक कार्यकर्ता अध्यापक परिषद के निश्चित रूप से निभा रहे होंगे और हमें निभानी चाहिए। इसमें हमारे आसपास पीड़ित परिवारों में कुछ वरिष्ठ जन होंगे, कुछ बुजुर्ग होंगे। बुजुर्गों के साथ समस्या है कि लोग बात नहीं करते, उनके साथ बैठते नहीं है, तो ये एक समस्या है। इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं? फोन पे बातचीत करके कर सकते हैं, क्योंकि जिस परिवार में कहीं कोई कष्ट गुजरा है बड़ा, तो वहां वैसे ही अनेक प्रकार की और बातें, निराशा वाली बातें होती हैं। तो हम फोन पे क्यों ना उनकी सूची बना के ऐसे वरिष्ठ जनों की, नागरिकों की नंबर लेके, और क्यों ना 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बात करें। कल एक बहन जी हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर मांडी में है, नुपुर तिवारी, उनसे बात हो रही थी तो उनका परिवार बड़े बुरे उससे गुजरा है, पीछे कोरोना में बहुत पीड़ित रहे। तो अब हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन मीटिंग में बातचीत हुई तो बोली सर मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ बोल पाऊं, कह पाऊं, बहुत कष्ट से गुजरी हूं। लेकिन जब मीटिंग पूरी हुई तो उन्होंने कहा कि आज इस मीटिंग से मुझे इतना फायदा हुआ है कि मैं मानसिक रूप से काफी स्वस्थ हो गई हूँ, काफी आगे आ गई। तो ये तो हमारे यंग साथियों का स्थिति है। तो ऐसे बुजुर्गों की सूची बना करके कैसे उनसे बातचीत कर करके हम उनका ध्यान कर सके। कई बार पीड़ित परिवारों में ध्यान आता है कि सभी पीड़ित हैं कोरोना से, सभी पीड़ित हैं, तो फिर भोजन कौन बना रहा होगा, भोजन कहाँ से आ रहा होगा। तो आप जैसे कार्यकर्ता निश्चित रूप से उसका वाहक बनते हैं और सही जगह जानकारी देते हैं, तो उनकी मदद हो जाती है। 2 दिन 4 दिन की मदद से ही बहुत अच्छा हो जाता है। और समाज में ऐसे अनेक सज्जन व्यक्ति हैं कि जब इस तरह का अच्छे काम के लिए आप आगे आते हैं तो अनेक सामाजिक धार्मिक संस्थाएं भी, RWA भी, बहुत सारे अच्छे लोग भी हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जो संवाद है ये एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, और कार्यकर्ताओं को पीड़ित परिवारों की मदद करने में इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार लगता है कि संवाद में कुछ हम उसको साधन और धन तो नहीं दे रहे, लेकिन आप वो चीज दे रहे हैं जो धन और साधन से ज्यादा कीमती है, ज्यादा अमूल्य है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता। दूसरी बात है सकारात्मकता की बात करें, सकारात्मक साहित्य दें उन्हें, सकारात्मक संवाद करें। और कुछ टीवी में और दूसरे सोशल मीडिया में जो आता है वो तो अलग ही है, कुछ हम उनको ई साहित्य, ई लिटरेचर भेजें। मोबाइल हर एक के हाथ पे है, व्हाट्सएप भी सभी कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी चीजें भेजें। जैसे हमने देखा पिछले कोरोना काल में हमने एक प्रयोग किया कि अधिकांश जो है रामायण, गीता और जो दूसरे दूसरे कथाएं हैं, अनेक प्रकार की भजन है, गीत है, और अन्य अन्य प्रकार के देशभक्ति के बच्चों के लिए कलाओं से जुड़े ऐसे एक अच्छा लिटरेचर भी भेज करके हम उस परिवार में, पीड़ित परिवार में जो भी एज ग्रुप है उसके अनुसार एक अच्छा साहित्य भेज करके भी, क्योंकि आजकल तो टीवी में अनेक प्रकार के सीरियल आ रहे हैं, तो हर एक का अपना अपना ध्येय है, पैसा कमाना, उसको ध्यान में रख करके वो बहुत सारी चीजें अपने तरीके से दिखाते हैं। तो इस प्रकार का एक सत साहित्य भी ऐसे परिवारों में हमें भेजना चाहिए। कुछ जानकारियां हैं, हम शिक्षक हैं तो निश्चित रूप से हर परिवार में कोई ना कोई विद्यार्थी, चाहे छोटी कक्षा में, मध्यम कक्षा में या बड़ी कक्षा में है, या विश्वविद्यालय में है, या कहीं प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। तो अध्यापक होने के नाते जितनी भी जानकारी हमारे पास विश्वविद्यालयों की हो, शिक्षा विभाग की हो, CBSE की हो और अन्य अन्य जो उनकी हो, उनको वो जानकारी देना ताकि उनके मन में
एक चिंता और असमंजसता ना रहे। क्योंकि कई बार वो लेकर के कि अब हमारा 10वीं का क्या होगा, हमारी क्या रैंक आएगी, हमें कौन सी स्ट्रीम किस आधार पे मिलेगी, मैं क्या स्ट्रीम लूं, और जो 12वीं कर रहे हैं वो कॉलेज में जी हमें अब क्या होगा, किस प्रकार से अब एग्जाम देना है, एग्जाम तो कैंसिल हो गया, तो हमें किस आधार पे हमारा मूल्यांकन होगा। वो छोटी छोटी बातें, इस मामले में भी हम कहीं ना कहीं उन बच्चों की काउंसलिंग, उनके माता पिता की काउंसलिंग करके और उनको बता सकते हैं कि किन कोर्सेज में आपको जाना, कौन सा आपको सब्जेक्ट अगर 10वीं के बाद है लेना, या और भी अन्य प्रकार की चीजें हैं। तो छात्रों की दृष्टि से भी जो हमारे कार्यकर्ता परिवार हैं या दूसरे जो हमारे पीड़ित परिवार है, उनमें हम ये बात कह सकते हैं। कार्यकर्ता परिवार में आपको बात लग रही होगी कि कार्यकर्ता तो खुद ही शिक्षक है, तो उसको हमारी क्या आवश्यकता, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है आवश्यकता। देखिए, जो शिक्षक है वो शायद अपने बच्चों से जो बात करता है उसका एक अपना महत्व है, लेकिन जब दूसरा बात करता है, कोई साथी बात करता है, कोई अन्य बात करता है, तो उसको बच्चे भी गंभीरता से सुनते हैं और ध्यान भी रखते हैं कि फलाने ने क्या कहा था, भाई साहब आए थे, चाचा जी आए थे, या अंकल जो भी बोलते वो आए थे, वो ऐसा कह के गए थे, तो ध्यान में रखते हैं। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के परिवारों में भी, और जहां कहीं हमें लगता है कि जो हमारे लक्षित परिवार हैं उनमें इस प्रकार की चर्चा हमें करनी चाहिए। दूसरा यह है कि इस फोन का हम मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं। तो हम एक सूची बना सकते हैं क्या, कि जो पीड़ित परिवार है उनका एक जैसे समय सारणी बना लेते हैं और हमारे पास हो कि कितने दिन में हमें कितने अंतराल में बात करनी है, तो वो बना करके एक रिकॉर्ड भी रखें और उससे एक व्यवस्थित रूप से करेंगे तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा हो जाएगा। अनेक प्रकार की पीड़ित परिवारों के लिए सुविधाएं भी हैं शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और अन्य अन्य संगठनों संस्थाओं के द्वारा। तो उनकी ऑथेंटिक जानकारी सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी जानकारी आती है, तो वो कोई पुष्टि नहीं होती उनकी कि वो ठीक है या गलत है। तो उसको पुष्टि करने के बाद निश्चित रूप से वो निर्धारित जो प्रपत्र हैं, निर्धारित जो आवश्यक दस्तावेज उसमें देने हैं, उन सबको ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं उनकी अगर हम मदद करते हैं और उचित स्थान पर सक्षम अधिकारी, सक्षम विभाग तक वो अगर पहुंचाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी सहायता होगी। क्योंकि अनेक प्रकार की घोषणाएं होती हैं, अब वो घोषणाएं लागू होंगी या नहीं होंगी वो एक अलग विषय है, वो दूसरे पाले में जाता है। हमारे पाले में क्या है कि जो पीड़ित परिवार है उसमें कार्यकर्ता के रूप में हम उनको ध्यान में रख करके जिसके लिए वो अहर हैं, एलिजिबल हैं, उसको कर करके कि उनकी पात्रता के अनुसार वो ठीक जगह उनका आवेदन और उनका जो रिक्वेस्ट है वो पहुंच जाए, इसमें एक हमारी बहुत बड़ी अग्रणी भूमिका हो सकती है। एक विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार मेरे मित्र थे उज्जैन के, तो इसी दौरान उनकी डेथ हुई कोई 20-25 दिन पहले। तो उन्हीं के बड़े बेटे का कल मुझे फोन आया, बोले अंकल क्लर्क की ऑफर मिल रही है, लेकिन मैंने तो बीटेक किया है और एमबीए किया है, तो मुझे तो कहीं अगर जेई का प्रपोजल मिलेगा तो मैं लूंगा, लेकिन उस शिक्षा विभाग में हूँ तो शायद वो कह रहे हैं कि क्लर्क देंगे, क्लर्क में मेरा मन नहीं है। तो दुविधा में था। तो मैंने कहा आप अपनी उसमें विलिंगनेस में क्लर्क मत लिखो, आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मांगिए, फिर शासन जो करेगा तय वो होता रहेगा। और क्लर्क दे रहे हैं इसलिए मैं अप्लाई ही ना करूं, ऐसा बिल्कुल मत करना। अप्लाई आप जरूर करिए, चाहे वो फिर आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार ना दे, कंपनसेटरी जॉब आपको क्लर्क का ही ऑफर करे, आप ज्वाइन मत करना। तो उसने कहा ठीक है अंकल, नहीं मैं तो ये सोच रहा था कि क्लर्क के लिए तो मैं अप्लाई ही नहीं करूंगा। तो कई बार बहुत छोटी छोटी बातें होती है। तो इस प्रकार से हम कोरोना काल में बहुत प्रकार से मदद कर सकते हैं। एक बिंदु बहुत जरूरी है जिसपे मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि बच्चों को निश्चित रूप से हमें सूची बनानी चाहिए ऐसे जिनकी आवश्यकता है पीड़ित परिवारों में, कि एक पेरेंट्स है या दोनों ही चले गए हैं या कमाने वाला चला गया है, कहाँ वो पढ़ रहे हैं उसको देखना। एक ये है कि अभी तीसरी लहर की बात बहुत चल रही है, क्योंकि समाज में एक नकारात्मक शक्ति भी है जिनको लगता है कि चलिए कैसे ही सही, जो इस देश में एक अच्छा नेतृत्व काम कर रहा था उसको घेरने के लिए चाहे ऊपर से आपदा आई, तो एक देश में ऐसा निराशा का वातावरण बनाना कि शासन प्रशासन फेल हो गया है और यही जवाबदेह है जो इतनी कैजुअलिटी और इतना नुकसान देश और समाज को हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो दूसरी लहर जैसे संभली है और समाज संभला है थोड़ा सा, तो तीसरी लहर फंगस बच्चों में आ जाएगा, इसको लेकर के बहुत ज्यादा फियर फैलाने का प्रयास हो रहा है। तो हमारी कार्यकर्ताओं की ये भूमिका है कि कैसे हम वैज्ञानिकों से, चिकित्सकों से, जो उसके एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको लाकर के किसी पैनल पर चर्चा करके और लोगों में जन जागरण कराएं कि वास्तव में तीसरी लहर अगर आएगी तो उसकी कितनी संभावना है, फंगस है तो किन किन लोगों में लग सकता है, क्या उसके कारण है, और कैसे बच्चों में, बच्चे अभी भी 9% से 11% तक प्रभावित है, आगे प्रभावित होने का इसलिए चांस ज्यादा है कि उनमें वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है।
तो कुछ कुछ बातों को लेकर के जो सटीक जानकारी है, तथ्यात्मक है, वैज्ञानिक है, उसको करना। और यदि तीसरी लहर जैसी की संभावना है कि आ भी सकती है, और ऐसा जरूर नहीं है कि बड़े पैमाने पे आएगी, तो उसकी तैयारी भी करना। तो तैयारी में क्या करना? तो तैयारी में सबसे पहले तो वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन में अभी आपने देखा होगा कि अनेक केंद्र हैं जो 45 से ऊपर है, वो खाली पड़े हैं, लोग वैक्सीनेशन कराने नहीं जा रहे। तो उनके लिए जन जागरण करना, यानी कि उनको जागरूक करना कि भैया ये बहुत आवश्यक है कराना। केवल ये कि मैं कोवैक्सीन ही लगवाऊंगा, कोविशील्ड नहीं लगवाऊंगा, तो उन्हें समझाना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा हमने देखा 18 से 44 की अभी दवाइयां दिल्ली में नहीं है, लेकिन जब थी तो लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा था, केंद्र नहीं मिल रहा था, तो उसमें कैसे मदद करना, क्योंकि आजकल हमारे मोबाइल में नेट चालू है। तो कैसे कार्यकर्ता के रूप में हम ये एक जागरूकता अभियान में सहायक हो सकते हैं, तीसरी जो कोरोना की लहर आएगी उसे रोकने में, वैक्सीनेशन में सहयोगी होकर के लोगों का कैसे रजिस्ट्रेशन कराने में, कैसे उन्हें स्लॉट दिलाने में, कैसे जो आपने ग्रुप बुलाए हैं उसमें वो डालिए कि दिल्ली में सेंटर कहाँ कहाँ बने हैं, दिल्ली में 18 से 44 के सेंटर कहाँ हैं, निशक्त जनों के, दिव्यांगों के सेंटर कहाँ है, 45 से ऊपर वालों के सेंटर कहाँ है, और राशन केंद्र है तो वो कहाँ है, अन्य अन्य प्रकार की जो सुविधाएं हैं जो सरकार द्वारा अलग अलग एजेंसी के द्वारा दी जा रही है, ऑक्सीजन है तो वो रिफिल कहाँ होते हैं, कौन कौन सी उनकी, वो सब डालिए। ये सब जन जागरण करने से भी एक बहुत बड़ी सेवा करने में कार्यकर्ताओं की भूमिका हो सकती है। दूसरा ये है कि हमें चूंकि अध्यापक परिषद में एक संगठन के नाते हम जुड़े हैं, तो संगठन के कार्यकर्ताओं की संभाल ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ताकि हमारा संगठन ठीक चले, लोगों का मन अच्छा रहे, और जो अध्यापक नए नए हमसे जुड़ते हैं तो उन्हें लगे कि यहाँ चिंता करने वाले वरिष्ठ साथी हमारे हैं और हमारे बिल्कुल बड़े भाई की तरह, बुजुर्गों की तरह ध्यान रखते हैं। तो उनके परिवारों से व्यापक परिचय करना, पूरी जानकारी लेना, क्या उनके प्लस माइनस है, यानी कि किन चीजों की कमी है, किन चीजों में वो अच्छे हैं, क्या उनकी एक्सपर्टाइज है, उन सब जानकारी में रखना, और समय समय पर उनसे बातचीत करना, उनका मन अच्छा रहे, किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें उनके मन में ना आ जाए। कई बार हमने देखा है कि कुछ ऐसे नेगेटिव मैसेज आते हैं कि कार्यकर्ता ही दिग्भ्रमित हो जाता है, कार्यकर्ता ही उनमें उलझ जाता है। दूसरा, आयुर्वेद और एलोपैथी में एक विवाद इस समय चल रहा है कुछ कारणों से, उनके कुछ अपने व्यवसायिक कारण होंगे या अन्य अन्य भी बातें होंगी, लेकिन निश्चित रूप से आयुर्वेद इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत सहायक है, ये एलोपैथी वाले भी मानते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर के मुंह से भी ये बात निकलती है कि नहीं, आंवला खाना इस समय ठीक रहेगा, हल्दी का प्रयोग करना ठीक रहेगा, यानी वो भी कहीं ना कहीं आयुर्वेद को एक्सेप्ट करते हैं और इस बात को कहते हैं कि हम अगर मिलके काम करें, एक होलिस्टिक अप्रोच लेके काम करें, तो निश्चित कोरोना काल में इस कोरोना की चुनौती से निपटा जा सकता है। तो हम कार्यकर्ताओं की भूमिका ये भी हो सकती है कि इम्यूनिटी बढ़ाने में आयुर्वेद का कितना प्रयोग करना, कैसे करना, उस सब की जानकारी देने में भी हमारी भूमिका हो सकती है। भारत एक लंबे समय से एक आध्यात्मिक शक्ति रहा है, हम सब जानते ही, और पिछले 2000 वर्षों का इतिहास अगर हम देखें तो पूर्वी देशों की जो मान्यताएं, जीवन पद्धति, उनकी उपेक्षा की गई, और हम भी कहीं ना कहीं, हमारा नेतृत्व भी पश्चिम को एक अपना मॉडल आदर्श मान के, उसको प्रगतिशील और विकसित मान के उसके पिछलग्गू बन गए, और उसी का ये परिणाम है जिस मुहाने पे आकर के आज हम खड़े हुए हैं। उस मुहाने पे खड़े हुए हैं जब ये साबित हो रहा है कि नहीं, कि वास्तव में ये जो पूर्वी देश, जो भारत जैसे देश है, इनकी जो जीवन शैली है, यही वास्तव में ना केवल भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जाति के लिए है। और इसलिए ये माना जाता है कि हमारे जो मूल्यों की स्वीकार्यता बढ़ी है, जो योग की स्वीकार्यता बढ़ी है, जो साधना की स्वीकार्यता बढ़ी है, आज जो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर के, तनाव को लेकर के, मानसिक अवसाद को लेकर के ये जो बहुत अच्छा तरीका निकला है, ये अनेकों लाखों वर्षों से हमारे यहाँ चल रहा है। तो पीड़ित परिवारों में अपने कार्यकर्ताओं को भी हमारे कार्यकर्ता बड़े अच्छे से उसको समझ के अगर समझाते हैं, तो मुझे लगता है कि कोरोना में एक ये अपनी दोहरी भूमिका हम निभा सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में जो नई विश्व व्यवस्था बनेगी, तो निश्चित रूप से जो जितना भी उलट पुलट हो रहा है, उसमें आप देखेंगे भारत अग्रणी स्थान पर होगा, भारत बहुत आगे होगा। क्योंकि चीन ने अपने आप को ये घोषणा की थी कि हम तो साम्यवादी और समाजवादी हैं, हम वर्चस्ववादी नहीं है अमेरिका और पूंजीवादी देशों की तरह, हम उस तरह का काम नहीं करेंगे। वो चीजें आज उजागर हो गई हैं। आज सबके सामने दिख गया है कि चीन भी अपने पूर्व साम्राज्यवादी, जो उनके राजा महाराजा थे, उनके यहाँ जो शासन थे, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलते हुए अपनी विस्तारवादी नीति के लिए वो इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया है कि शायद इस बात की पूरी संभावना है कि हो सकता है
कि वुहान की प्रयोगशाला में ही इसको इजाद किया गया हो और इसको छोड़ा गया हो केवल वो अपना विस्तारवादी नीति के तहत। ये भी एक संभावना है। दुनिया में आज इस पर डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही है, अनेकों तरफ से ये मांग भी उठ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए। लेकिन हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि भारत एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहा है और सेवा, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि अगर किसी के मन में संवेदना नहीं है तो वो हिंदू ही नहीं है। हिंदू होने की पहली पहचान है कि वो संवेदनशील होना चाहिए। और निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। शिक्षकों के बारे में तो अनेक महापुरुषों ने अनेक प्रकार की बात कही है कि कैसे शिक्षक वाहक होगा किसी राष्ट्र का, कैसे वो किसी भी राष्ट्र को सामर्थ्यशाली और शक्तिशाली बनाने में उसकी भूमिका होगी। वो अनेकों उदाहरण है। तो कार्यकर्ता बंधुओं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि एक ऐसे संगठन से हम जुड़े हैं जो राष्ट्रवादी विचारों को लेकर के समाज और देश की चिंता करता है। क्योंकि देश और राष्ट्र जो बनता है वो समाज से बनता है। समाज में व्यक्ति जो आता है तो निश्चित रूप से वो विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करके आता है। तो एक अच्छे छात्र एक अच्छा नागरिक बने, एक अच्छा व्यक्ति बने तो एक अच्छा राष्ट्र और देश भी बनेगा। तो हम उस संगठन से जुड़े हैं जो निश्चित रूप से छात्रों के हितों की चिंता करता है और उनके व्यापक, उनके सर्वांगीण विकास की एक चिंतन लेकर के चलता है। और इसमें निश्चित रूप से हम शिक्षक हैं तो शिक्षक बंधुओं के अंदर एक संगठन रहे, एक अच्छा विचार रहे, उनके मन में संवेदना रहे, सेवा भाव रहे और एक लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट हो कि हम अपने देश और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा भाव रख करके हम इस काम को करते हैं। अनेकों बहुत सारी बातें इस समय कही जा सकती है कि कोरोना काल में किस किस प्रकार से समाज असावधान हो गया तो ये दूसरी वेव बहुत तेजी से आई। तो उसको ध्यान में रखना कि कैसे जो कोविड को ध्यान में रख करके किस प्रकार का व्यवहार हमें रखना, कि अब तो ये कहते हैं कि जो सामाजिक दूरी है, फिजिकल डिस्टेंस है, तो उसे भी बता रहे हैं कि अब वो 2 गज से काम नहीं चलने वाला, अब तो वो 11 गज होना चाहिए। मतलब इतना ज्यादा इसका संक्रमण है कि जो श्वास से या मुंह से निकलता है और हवा में तैरता है। तो कैसे लोगों के व्यवहार में, समाज के व्यवहार में ये बदलाव हम लाएं कि बिना मास्क के बाहर ना निकले, शारीरिक दूरी वो बना के रखे और कैसे बाहर मास्क को हटा करके खाने पीने से हम बचे जब तक ये कोरोना का जो बहुत बड़ा एक दानव सा हमें दिखाई देता है घर से बाहर निकल करके वो दूर हो जाए। तो उन सब बातों का हम ध्यान रखते ही हैं। स्वच्छता इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि वैसे तो हम चूंकि शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो अनेक बातें हम पे वो लागू होती हैं कि बच्चों को जब हम कोई बात कहते हैं तो उपदेश नहीं होना चाहिए। उपदेश मतलब हमारे व्यवहार में नहीं है और हम बच्चों से आग्रह करें। तो वो गुड़ वाली कहानी सुनी है कि पहले खुद गुड़ खाना छोड़ना पड़ेगा तभी दूसरे को कह पाएंगे। तो निश्चित रूप से जो अध्यापक हैं वो इस बात की चिंता करते ही हैं कि हम जैसा छात्र चाहते हैं, जैसे हम उन्हें शिक्षा देते हैं तो हमारे भी व्यवहार में, हमारे भी आचरण में, हमारे भी जीवन में वो चीजें हों। तो ऐसा यदि हम करते हैं तो स्वच्छता को लेकर के जैसे मैंने कहा कि हाथ धोना एक ऐसा हो गया कि बारंबार हाथ हम धोते रहें कि कोई भी चीज अगर जाएगी, इन्फेक्शन जाएगा तो हाथों के द्वारा ही वो हमारे मुंह से या नाक से जाने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं कि कोरोना काल में इन चीजों को हम ध्यान में रख करके कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा, फिर कुछ मैं बातचीत भी, चर्चा भी करना चाहूंगा थोड़ी सी 10-5 मिनट, कि दुनिया में 2 विचार चल रहे हैं। एक ग्लोबलाइजेशन का विचार आया है कि कैसे हमें डेवलप होना है, आगे जाना है, यानी कि संपन्नता। संपन्नता से क्या चाहिए? हैप्पीनेस, खुशी। अब खुशी का ये पाश्चात्य मॉडल तो फेल हो गया है, सबके सामने आ गया है। आज सारे साधन, सारे आपके गैजेट्स सब धरे के धरे रह गए हैं। हैप्पीनेस कहीं दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो वैश्वीकरण जब आया था तो वो यही कहता था कि पूरी दुनिया एक बाजार है और हर व्यक्ति यहाँ खरीदार है। जिसकी जेब में पैसा है वो माला माल है और बाकी सब बेकार है। आज बड़े बड़े मॉल खुले हैं, आप जाइए, यही अनुभूति वहां होती है। लेकिन हमारा भारतीय चिंतन, भारतीय विचार, जिसे अध्यापक परिषद भी मानती है, वो ये कहती है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। वो तो बाजार कहते हैं कि पूरी दुनिया एक बाजार है और हर व्यक्ति यहाँ खरीदार है। तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया एक परिवार है, हर एक को यहाँ जीने का अधिकार है और त्याग पूर्वक भोग
हमारे जीवन का आधार है। यानी कि हम भोग करेंगे लेकिन त्याग पूर्वक और संयम के साथ, और उतना जितनी आवश्यकता है, क्योंकि हमने इतना दूषित कर दिया है कि पीने को पानी नहीं बचा। आज श्वास यानी कि 1 मिनट जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो हवा, वो वायु, वो ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही है। एक समय था कि गांव के चारों तरफ 4 पीपल के पेड़ होते थे और हर 4 घरों के बीच में एक नीम होता था और हर घर के अंदर एक तुलसी होती थी। है आज भी, लेकिन पीपल की जगह अशोक के, यूकेलिप्टस के और पाम के नए नए पेड़ आ गए हैं, जो देखने में सुंदर लगते हैं, जो न छाया देते हैं न फल देते हैं। तुलसी की जगह मनी प्लांट आ गया है। तो ये सब पाश्चात्यकरण और इस बाजारीकरण का देन है। तो कोरोना काल में निश्चित रूप से ये भी वो बातें हैं जो कार्यकर्ता ध्यान में रख करके, ना केवल अपने कार्यकर्ता परिवारों में बल्कि समाज में जहां जहां हमारा व्याप है, वहां भी इन बातों का हम ध्यान रखेंगे। अंत में एक सूत्र मैं कहना चाहता हूं, फिर मैं बातचीत करूंगा, कि कोरोना काल में कार्यकर्ताओं को पीड़ित परिवारों में जो जाना है, तो 3 बिंदु आप ध्यान में रखिए। पहला बिंदु है संपर्क, दूसरा बिंदु है संवाद, तीसरा बिंदु है संबंध। यानी कि पीड़ित परिवार हमारा परिचित है, ये आवश्यक नहीं है। हमने सूची बनाई, अध्यापक परिषद ने अपनी एक रचना बनाई है इकाई की, जिले की, और जिले को नीचे बांट दिया, और जो कार्यकर्ता उस क्षेत्र में है, विद्यालय से जुड़े हैं, जैसे विद्यालय का कैचमेंट एरिया है, ऐसे ही उस कार्यकर्ता का भी एक एरिया है कि मैं छतरपुर में रहता हूं तो छतरपुर गांव, छतरपुर एक्सटेंशन, छतरपुर कॉलोनी, छतरपुर पहाड़ी और आसपास का जो एरिया है, मैं उसकी चिंता करूं। तो उसमें क्या करना है कि ऐसे जो पीड़ित परिवार हैं वो अपने कार्यकर्ताओं से संबंधित हों या दूसरे समाज के हों। तो सबसे पहले मेरा उनसे वहां संपर्क होना चाहिए, यानी कि मैं वहां जाके उनसे मिलूं। मैं परिचित हूं या नहीं हूं, इससे कोई अर्थ नहीं है। मैं अध्यापक परिषद का एक कार्यकर्ता हूं और वो राष्ट्रहित की बात करता है। आज राष्ट्र को इतनी बड़ी समस्या, चुनौती आई है। हर काम को सरकार और देश नहीं करेगी, समाज जब खड़ा होगा तभी चीजें संभलेंगी। और मुझे वो संस्कार मिले हैं, इसीलिए अभ्यास वर्ग हो रहा है 3 दिन का। वो प्रशिक्षण मिला है, वो विचार मिला है, वो भाव मेरे मन में जगा है, वो संवेदना मेरे मन में है। तो मैं वहां संपर्क करूं, जाकर के संपर्क करूंगा तो निश्चित रूप से संवाद होगा, बातचीत होगी और उस बातचीत से संबंध बनेगा। तो ये 3 बातें यदि हम कर लेते हैं ऐसे पीड़ित परिवारों में, अपने कार्यकर्ताओं से तो रहता ही है, लेकिन संपर्क कैसा रहता है, वो एक उदाहरण है ना, कि एक तो कनेक्ट होना और एक कॉन्टेक्ट करना, एक कनेक्ट होना। कॉन्टेक्ट का मतलब मैंने बातचीत करी तो मेरा आपसे कॉन्टेक्ट हो गया, और कनेक्ट का मतलब दिल से दिल मिले, एक दूसरे का तार हिले जब बात करें। अगर मिस कॉल भी आ जाए या स्क्रीन पर अगर नाम भी आ जाए राजेंद्र भाई साहब का, वेद प्रकाश जी का या मोहन जी का, तो तार हिलने लगे दिल का, अरे भाई साहब का फोन आ गया। तो यानी कि कनेक्ट होना। तो इसलिए हम संपर्क करें, संवाद करें और संबंध बनाएं। ये काम मुझे लगता है कोरोना काल में हमें करना चाहिए, हम कर ही रहे हैं। एक पुनः स्मरण कराने के लिए सत्र रखा गया है और निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता के मन में ऐसा भाव है, तभी इस संगठन के साथ हम जुड़े हैं, अपना काम कर ही रहे होंगे। दूसरा, अब स्कूलों में, दिल्ली के हम बड़े सौभाग्यशाली है कि दिल्ली के स्कूलों में हम अध्यापक हैं, तो इतनी वैरायटी आ गई है कि आपके स्कूल में अनेक प्रकार के लोग हैं, उनसे भी आप बातचीत कर सकते हैं कि आपके यहाँ कोई मेंटोर है, कोई टीडीसी है, कोई हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर है, कोई ईवीजीसी है, कोई स्पेशल एजुकेटर, इतनी वैरायटी है, उनमें बातचीत कर सकते हैं। कुछ दूसरे लोग हैं जिनमें नैसर्गिक गुण होते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत आगे आकर के हर चीज में रहते हैं, बड़े सेवा भावी रहते हैं, बड़े संवेदनशील रहते हैं और बातचीत करने में बड़े निपुण रहते हैं। ऐसे लोगों का एक समूह बना लीजिए, 3 लोगों का, 5 लोगों का, 7 लोगों का। मैं तो अक्सर बात करता हूँ, मैं हर मीटिंग में ये कहता हूँ कि ठीक है भाई, अब मीटिंग हो गई, अब केवल वो बताइए जो शिक्षा विभाग ने आपसे नहीं कहा, आपने अपनी मर्जी से काम किया, वो बताइए। तो कोरोना जब शुरू हुआ तो गत वर्ष क्या हुआ कि मैंने सारे प्रिंसिपल को व्यक्तिगत फोन करके पूछा, भाई आप अपना हाल बताओ, परिवार का हाल बताओ। फिर मैंने उनसे कहा कि सारे टीचर से 100% बातचीत करके मुझे ग्रुप पे डालो कि कितनों से बात हुई। तो सबने डालना शुरू किया और मैंने 100% करना है। फिर आगे बढ़िए, जितनी भी बहनें आपकी स्वच्छता की हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे बातचीत करिए और उनको कहिए कि अगर आप फंस गए हो कोरोना में, इस कर्फ्यू में बाहर, तो चिंता मत करो, आपको पूरा वेतन मिलेगा, आपको मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, आने की आवश्यकता नहीं है, जहां हो वही रहिए। और करते 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 फिर हमने मीटिंग करने लगे उसके बाद, और 47 मीटिंग हमने कर डाली ग्रुप में, हर सब्जेक्ट टीचर से, चाहे वो एलडीसी स्कूल में है, डिस्ट्रिक्ट में है, जोन में है और छोटे पद पे है, पीएन है, किसी को नहीं छोड़ा जिससे बातचीत नहीं करी। तो हमने एक ऐसा क्रम चलाया कि जिसमें सबसे संपर्क किया, सबसे संवाद किया और सबसे इतना अच्छा संबंध हो गया, उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो नीचे करने लगे उस काम को। और जब मैंने ये पूछा, जैसे आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ,
कि मैंने कहा ये बताइए, जब पिछली बार कोरोना शुरू हुआ कि आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको सरकार ने नहीं कहा आपने किया। तो शाहपुर जट में एक बहन जी बोली कि सर मैंने शायद अनु यादव उसका नाम था, अनु या अंजू यादव, कि सर मैंने 50 मास्क अपने हाथ से सिले। सुबह मास्क बहुत बहुत महंगे थे, मैं मार्च 2020 की बात कर रहा हूँ। मैंने 50 मास्क कपड़े के अपने हाथ से सिले और जो सफाई करने वाले हमारे गली मोहल्ले में आते हैं उनको बांटे। मुझे बहुत अच्छा लगा। ईसानी साकेत के स्कूल में एक ईवीजीसी लड़की है, उसने बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बताया सर मुझे लगा कि कोरोना में मजदूर और सब लोगों को खाने की बड़ी दिक्कत है, हंगर रिलीफ सेंटर खुल गए जगह जगह, मैं रोज कुत्तों को खाना खिलाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका सुन के। आया नगर में एक बोली कि सर आपने जो विषय रखा था सुनने के बाद कि भाई किराएदारों से किराया नहीं मांगना जिनकी नौकरी चली गई, कुछ हुआ, तो मेरे पिताजी दिल्ली पुलिस से रिटायर हुए और हमने ऐसे 4 फ्लैट बना रखे हैं, तो किराए पे रहते थे। मैं पिताजी से लड़ गई और मैंने 3-3 महीने का किराया सारे किराएदारों का छुड़वा दिया। कईयों ने बताए, मतलब एक ऐसी लंबी श्रृंखला बन गई कि बड़ा अच्छा लगा और लोग बताने लगे और वो बढ़ता चला गया। तो निश्चित रूप से कोरोना काल में कार्यकर्ताओं से इस तरह की चर्चा आप करेंगे तो ना केवल आपको वाहक बनना है, आपको अपनी प्रेरणा से, अपनी बातचीत से ऐसे अनेकों लोग खड़े करने हैं जो अध्यापक परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन आपकी चर्चा करने से, आपकी प्रेरणा से वो उस काम में लग जाए। यानी कि आप जो काम कर रहे हैं वो 10 गुना 20 गुना दूसरे लोग भी लग जाए, तो इस काम को एक शिक्षक, एक कार्यकर्ता बहुत अच्छे से कर सकता है और मुझे लग रहा है हम करते भी हैं। तो इन बातों को मुझे लगता है मैं यहाँ रोकना चाहूंगा अभी, और 2 उदाहरण जरूर मैं सुनना चाहूंगा कि कोई भी अध्यापक बंधु रेज हंट करके बताए कि उन्होंने, ज्यादा विस्तार से नहीं बताना, संक्षेप में बताए, बिल्कुल 1-2 वाक्य में, बाकी सब समझ जाएंगे, कि उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो मार्च 20 से लेके अभी तक। तो ऐसा संक्षेप में रेज हैंड करें। राजेंद्र जी, भाई साहब, मैं चाहूंगा या जो संचालक महोदय हैं कि वो नाम लेंगे, तो 2 उदाहरण यहाँ मैं चाहता हूँ कि ऐसा वो शेयर करें कि कोरोना काल में उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया। तो मुझे लग रहा है बलजीत कौर जी, बहन जी पहले आप बताइए अनम्यूट करके। जी बहन जी अनम्यूट करिए और बताइए। नमस्ते सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बताइए। जी सर, पिछले साल का तो जो भी काम था वो किया, लेकिन इस बार जब ऑक्सीजन का बिल्कुल पीक पर था और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो मेरी एक फ्रेंड की बेटी की ऑक्सीजन 61 चली गई और वो सारे घर में कोरोना पॉजिटिव थे, तो मैं उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करने निकली। तो उसके बाद मैं सेवा भारती से जुड़ गई और मैंने, कम शब्दों में बता रही हूँ, मैंने और मेरे बेटे ने जिसको जहां जरूरत थी, सेवा भारती से एक 5 लीटर का सिलेंडर और फ्लो मीटर 7100 रुपए में प्राप्त होता था, 7100, और हमने 32 लोगों को ये सेवा पहुंचाई। हम लेकर उनके घर तक हम पहुंचा कर आते थे वो सिलेंडर और फ्लो मीटर। और एक सिलेंडर और फ्लो मीटर मैंने, कोई इमरजेंसी नहीं थी, पर अपने घर में लेके रख लिया है, ताकि कोई आधी रात को भी अगर फोन करता है कि हमें अभी चाहिए, तो मैं कहती हूँ मेरा आप उठाकर अभी ले जाइए, कल हम आपके लिए वहां से खरीदवा देंगे आपको। ओवर टू आप लोगों को। जी हेलो। हेलो जी हेलो बहन जी सरोज शर्मा जी बोलिए, आप अनम्यूट करके। हेलो। आप भाई साहब रुकिए, अभी सरोज बहन जी को बोल, बहन जी अनम्यूट करिए, अनम्यूट करना आता है ना? हाँ बोलिए। जी भाई साहब, मैंने भी स्वयं मास्क सिल के सब लोगों को बांटे और सब लोगों को बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। कितने मास्क बांटे और कितने लोगों को बांटे ये बताना आवश्यक है। मैंने 100 लोगों को बांटे और जब भी कोई मुझे कहता है मैं सिल के दे देती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब करना, और खाली समय में मैं अपना सदुपयोग भी ऐसे ही करती हूँ। बहुत अच्छे। अरविंद कुमार राणा जी बताएंगे। जी हाँ सर, अभी हम लोगों ने जैसे गाजियाबाद में एक जिला हॉस्पिटल है, एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद, वहां से एक कॉल आया हम लोगों के पास कि सर जी यहाँ रक्त की कमी हो रही है बहुत। तो 25 मई को हम लोगों ने आरएसएस वालों से संपर्क करके पूरा एक ग्रुप वो किया और 40 लोगों ने रक्तदान किया और उसके बाद 40 बोतल रक्त वहां पहुंचाया एमएमजी हॉस्पिटल गाजियाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 40 यूनिट आपने ऐसे समय में कराया
बहुत जी। बड़ी बात। मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। जी मनोज जी, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ जी सर। जी हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है, आप बोलना हाँ शुरू नमस्कार करिए। सर। नमस्कार। हाँ सर देखिए, नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। इस बीच जी में एक मिनट रुकिए, एक मिनट एक पहले करके देखना भाई। पहले मनोज जी को बोलने दीजिए। जी जी। हाँ सर नमस्कार, मैं मनोज श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। होम टाउन मेरा बहराइच में है। जी लास्ट ईयर बहुत सारे लोग जाके बड़े बड़े शहरों से आ रहे थे, रास्ते में उनको दिक्कतें थी, तो मैं गांव में था, तो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं रिचार्ज वगैरह ऑनलाइन कर देता हूँ टेक्निकल। तो तमाम लोगों ने कहा मुझसे, 20-25 लोगों ने करीब मेरे गांव के या अदर दूसरे गांव के, मेरे फोन में रिचार्ज के पैसे नहीं, इनमें से कोई देख तो मैंने लो, छोटे छोटे रिचार्ज 20-25 लोगों को किए। खड़े हैं, 1 मिनट आके देख लो कोई सा भी। ये चलिए, मुझे लगता है एक तो हम अपनी बात कह के म्यूट जरूर कर लें, और एक हाँ जी संख्या सर। में जो सेवा का व्रत है वो संख्या में दे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 मिनट है, 12:25 तक सत्र है, तो संख्यात्मक जरूर बताएं कि हमने इतने लोगों की मदद की, और जिसका मैं नाम पुकारूं वो ही बोले, और बाकी अपने को म्यूट रखें तो अच्छा रहेगा। बहन जी बताएंगी, सीमा त्यागी जी, अनम्यूट करके बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम लोगों ने जो है संडे टू संडे राशन डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया हुआ है, और इसमें सर जो समाज के समृद्ध लोग हैं वो हेल्प कर रहे हैं, और मेरे स्कूल की 2-3 टीचर्स भी इसमें ऐड हुई हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, और लगभग अब तक हम 170 लोगों को राशन दे चुके हैं। बहुत पर बढ़िया। उसके लिए बहुत जो अच्छा। लोगों को में पहले छोड़ देते हैं वो सर्वे करते हैं, और अधिकतर इसमें वो फैमिलीज इंक्लूड की हैं सर जिनमें अर्निंग मेंबर खत्म हो गए हैं, सिंगल ठीक है, लेडीज और बच्चे। तो मेरा निवेदन है, हम किसी ना किसी ग्रुप में जुड़े होंगे, उसमें महीना डाल के कि इस महीने में इतनी संख्या डाल करके, और ये मदद हमने इनके माध्यम से की, वो डाल दें, तो एक आपका वृत्त अध्यापक परिषद में संकलित हो जाएगा कि कार्यकर्ता कितना काम कर रहे हैं पीड़ित लोगों के लिए और कोरोना काल में। अब मैं चाहूंगा संजय कुमार तिवारी जी। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। पिछले गर्मियों की छुट्टियों में अपने विद्यालय में HRC सेंटर में भी लगा रहा, और माइग्रेंट लेबर्स का भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ से वो था, तो उसमें भी अपनी ड्यूटी रही। इसके साथ विद्यालय साथ का देखिए, विद्यालय का नहीं बताना, वो तो हमारी ड्यूटी है, जाना ही पड़ेगा, क्या करोगे, डीएम ने ऑर्डर निकाला है। मैंने कहा उससे हटके कोई काम किया तो वो बताना है, वो यहाँ काउंट होगा। लगभग एक दर्जन मैं बताने लगूं 19 वैक्सीनेशन सेंटर चल रहे हैं मेरे, इतने ड्राई राशन में वहां जाता हूं, तो वो तो मेरी ड्यूटी है, जाना ही है। एक दर्जन लोगों को मैंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया था सेवा भारती के माध्यम से, और मास्क भी बांटे थे, और आवश्यकता जितने लोगों को हुई थी उनकी अलग से हेल्प करी। चलिए बहुत अच्छे। पुष्पेंद्र जी अनम्यूट करके जी। सर अब की बार मेरा भी नंबर ले लीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुदेश शर्मा। पहले आप ही निपटा दो, उनको टाइम लग रहा है अनम्यूट करने में, आप ही बोलिए पहले। जी सर, हमने ये 2020 में जब कोविड का ये आया, तो एक टेनेंट रहते थे किसी पड़ोस में, वो दोनों मियाँ बीवी, उनकी डेथ हो गई। उनका एक ही बच्चा है, वो ऐसा 15-16 साल का। किसी ने कहा कि हमें ऐसे बात है कि मैडम एक बच्चा, और वो ना अब उसको ना भोजन है ना कुछ है। फिर हमने कहा कि इस बच्चे को चलो हम ही रख लेते हैं, तो उसको वो रहा तो उसको टीबी भी हो गई। अब उसको हमने ही रख लिया अपने पास कि बेटा जब तक तू बड़ा होगा। अब मैं कहती हूँ भगवान मैं 10 साल और जीऊं ताकि मैं विनय को आगे पढ़ा दूं। वो 9th में पढ़ता था सर, 9th पास होकर 10th में आया, तो उसको हमने अपने पास रख लिया। उसका खाना पीना सब बहुत, क्योंकि उसके माँ बाप या दादी दादा कोई नहीं है गाँव में भी। तो ऐसा क्यों कह रही है कोई नहीं है? जब नहीं आपने एक क्या कोई नहीं, जब आपने रख लिया तो आप हो गई ना माँ, ऐसा क्यों कह रही है कोई नहीं है? हाँ नहीं, ब्लड रिलेशन में ऐसे। चलिए बस ठीक है बहन जी, यही रोकना है, ज्यादा वर्णन नहीं है, हमारे पास 2 मिनट है। हाँ आप बताइए भाई साहब, 1 मिनट के अंदर। जी सर देखिए, इस बीच में मैंने एक सूची बनाई कि 15-20 लोगों से रोजाना मुझे संपर्क करना है, चाहे वो अपने परिचित थे या जो फोन नंबर मेरे पास थे, और उनकी जानकारी लेना, और एक विशेष
जैन मुनि मुझे बता रहे थे, तो मैंने उनको सुना कि जिनको जो कोरोना से पीड़ित हैं, अगर वो फिटकरी का यूज करते हैं, गरारे करते हैं और उसको पीते हैं, तो कोरोना वायरस खत्म होता है। तो वास्तव में ऐसे 15-20 परिवारों को इसका लाभ मिला। मैंने उनसे बातचीत की ये लेने के बाद में, तो इसका बड़ा लाभ मिला कि फिटकरी का प्रयोग भी इसमें बहुत लाभदायक है। चलिए ठीक है, ये इस तरह के सुझाव देने से यहाँ बचना चाहिए, ये आते रहते हैं। हमें यहाँ केवल कार्य का वर्णन करना है। और अभी एक बार रुकेंगे, मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूँ, 2 मिनट बचे हैं, कि जो विषय मैंने रखा है उसके बारे में कोई प्रश्न किसी के मन में है। सेवा कार्यों के वर्णन को अभी रोकेंगे। यहाँ आपने बहुत काम किया है, निश्चित रूप से आप एक ऐसे संगठन से जुड़े हो, आपके मन में वो भाव संवेदना है, तो निश्चित रूप से उस सब का अपने ग्रुप में आप वर्णन कर दे, लेकिन कार्यों का वर्णन करें। हालांकि एक ग्रुप क्रिएट करके और समाज को जागरूक करना, ये भी अपने आप में काम है, लेकिन उसको आप कर दीजिए, वो संकलित हो जाएगा। अभी जो विषय आज मैंने रखा है, इसको लेकर के किसी बिंदु पर कोई आपके मन में जिज्ञासा या कोई प्रतिक्रिया है, तो हमारे पास मुश्किल से 1.5 से 2 मिनट है, तो उस बात को रख सकते हैं। रेज हैंड करेंगे और फिर उसके लिए जी, नहीं तो फिर ये माना जाएगा कि प्रस्ताव पारित है, जो मैंने कहा। भाभी जी अनम्यूट करो, बोलो भाभी जी। हाँ जी। सर, आपने सारा कुछ बताया, लेकिन जो हमारे साथी हैं और डेथ हुई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मेरे विचार से बताना ही चाहिए था कि किस प्रकार से हम उनकी विभागीय मदद कर सकते हैं। देखिए, साथी विभागीय मदद में 2-3 बातें हैं। एक तो डायरेक्टर साहब का ऑर्डर है कि किसी की ड्यूटी 60 दिन से ज्यादा अगर हो गई है, तो उसकी रिक्वेस्ट आप अपने डीडी जोन या डीडी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू एडीएम को भिजवा दें कि भैया उसकी ड्यूटी चेंज कर दें, वरना वो इन्फेक्शियस हो सकता है। ऐसे ही कोई 50 साल के ऊपर अगर है, तो उस ऑर्डर में लिखा है, उसकी आप भिजवा दीजिए कि ये 50 साल से ऊपर है, इस ऑर्डर के तहत इसको ड्यूटी पे नहीं लगाया जाए, रोटेट करिए। क्योंकि डीएम को पावर है, डीएम के मातहत इस समय सब कुछ है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, एमसीडी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इस समय डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एम्पावर्ड है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और चीफ सेक्रेटरी स्टेट में है, तो वो किसी की भी ड्यूटी लगा सकता है, वो मैन पावर की कमी नहीं है। तो जो 50 से ऊपर हैं या 60 दिन से ऊपर हो गए, उनकी रोटेशन में ड्यूटी हो, पहली बात। जो पीड़ित परिवार हैं, उनका निश्चित रूप से एक सूची बना करके, हम जो शिक्षक साथी हैं, हमें अधिकारियों की चिंता नहीं करनी है कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे, तो उनसे तुरंत संपर्क करना। और जो संपर्क करें तो 2 बातें हैं, जिस स्कूल से वो संबंधित है, एक टीचर वहां से डिप्यूट करा ले। जैसे मैंने कह दिया, टीचर को डिप्यूट कर दीजिए फुल टाइम, चाहे वो कुछ करे ना करे, जो उस परिवार को जानता हो, परिचित हो, यानी कि उस परिवार में आता जाता हो। बेशक वो फाइल बनाने में कमजोर है, बेशक रहे, उसका काम फाइल बनाना नहीं है, परफॉर्म में भरना नहीं है, उसका काम है वो सेतु का काम करेगा पीड़ित परिवार और प्रशासन के बीच में। जिस परिवार को क्षति हो गई, उसको आप कहिए स्कूल में आके फॉर्म भरे, बिल्कुल ठीक नहीं है। एक टीचर और लगवाइए साथ में। हमने जैसे निर्देश दिया कि जो टीचर इन कामों को कर सकता है, वो सारे सर्कुलर निकाल ले, सारे परफॉर्म में फाइल में रख ले और उनके साथ जाए, यानी कि 2 जाएं। एक वो जो उस परिवार को जानता है, वो उसी विद्यालय का हो या किसी और विद्यालय का हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक वो घर जाकर के भरे। अब इसमें एक बात आएगी कि वो प्रॉपर्टी की डिटेल और वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, जब कंपनसेशन देंगे 1 करोड़ या वो, तो उसमें परिवारों ने बताया कि जी वो तहसीलदार तो बना ही नहीं रहा। तो हमने कहा डीडी जोन और डीडी डिस्ट्रिक्ट से एक चिट्ठी लिखवाइए डीएम को कि भैया ये ऑर्डर आया हायर अथॉरिटीज का, आप कृपया करके ये हमारे परिवार हैं इस डिस्ट्रिक्ट के 12, 15, 20, इनकी डिटेल तुरंत अपने एसडीएम तहसीलदार को निर्देश दें कि तुरंत वो उसको जारी कर दे। और ज्यादा अच्छा ये है कि वो भरवा करके ले आए अध्यापक और उनके इकट्ठा करके इकट्ठा उस तहसीलदार एसडीएम को दे दे। और दूसरी, ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि सबसे पहले देखिए, सरकार देगी नहीं देगी वो बाद की बात है। मैंने अपने यहाँ कहा है कि सारे, चाहे वो कोरोना से पीड़ित है तो भी, नहीं है तो भी, सबका बनाइए कंपनसेशन का और कंपनसेटरी जॉब की फाइल। कोरोना से तो मुश्किल 12-14 में 1 या 2 मतलब जो है प्रभावित थे, और शायद ड्यूटी पे तो इक्का दुक्का थे, बाकी लोग नहीं थे। मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा परिवारों से जाकर के ये लिखवाइए कि उसको कोरोना के सारे लक्षण थे, सारे लिखवा दीजिए, बुखार भी था, जुकाम भी था, ये भी था, नमूनिया भी था। और रिपोर्ट की मांगेंगे तो कहना रिपोर्ट नहीं, वो आयुर्वेदिक ही ट्रीटमेंट लेते थे, उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट कभी लिया ही नहीं, वो तो काढ़ा पीते थे ना, उन्होंने कभी टेस्ट कराया। और लिखवा करके मैंने एचओएस को डायरेक्शन दिया, आप अपनी नोट शीट में लिखेंगे एज पर स्टेटेड बाय द फैमिली मेंबर डिपेंडेंट,
कि ही इज पोजेस्ड विद द कोरोना, वो कोरोना से पीड़ित था, ये परिवार ने कहा, उसको आप प्रमाणित करते हुए लिख दीजिए, फिर शासन जाने प्रशासन जाने, हम भी रिकमेंड कर देंगे कि इसको भैया 1 करोड़ दो और नौकरी दीजिए, ठीक है ना जी। क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना में 70% लोगों की रिपोर्ट ठीक आती है, 70 की तो गलत आती है। कोरोना होता है पर नेगेटिव आता है। हर आदमी रिपोर्ट कराने, वो टेस्ट कराने जाता भी नहीं है, इतनी लैब भी नहीं थी, इतनी सुविधा भी नहीं थी, तो ठीक है आदमी ने नहीं कराया, वो बुखार समझता रहा, नमूनिया समझता रहा, पैरासीटामोल घर में लेता रहा और इसी दौरान डेथ हो गई उसकी। और ड्यूटी नहीं थी, कोई बात नहीं है, किसी दिन स्कूल गया था, वहीं वो आ गया लपेटे में। स्कूल अगर वो जा रहा है इस दौरान जब कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो वो कोरोना ड्यूटी है, ठीक है, उसका डीएम का ऑर्डर नहीं निकला, कोई बात नहीं। और अगर एचओएस समझदार होगा तो बैकडेट में उसका ऑर्डर भी निकाल देगा, मैंने बुलाया था सीबीएसई के काम के लिए, सैलरी बनाने के लिए, फलाने के लिए, हो गया बस ही, और क्या है, उसी पे कोविड ड्यूटी लिख दिया ऊपर। तो इसलिए प्रयास पूरा करिए, जितने लोगों को मदद मिल जाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। और इसके लिए दबाव बना के रखिए, बिल्कुल नहीं छोड़ना। कोई और बात हो तो बताइए मावी जी। जी भाई साहब, अब समय हो गया है, बाकी हम फिर बाकी जो समय रहेगा उसके लिए हम बाद में, तो वो अलग से, ठीक है जी। राजेंद्र भाई साहब ने कहा तो हम अलग से कुछ लोग बैठ के चर्चा कर लेंगे, स्ट्रेटेजी बना लेंगे। और जो इसमें अपने आप लोगों की तो सब जगह संपर्क है, कोई कहने की बात ही नहीं है, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। तो पीड़ित परिवारों की मदद करने का कोरोना काल में कार्यकर्ताओं के जिम्मे ये एक काम और आ गया, स्पेशलाइज, जो ज्ञानेंद्र जी ने अभी विषय उठाया है। तो आप सब लोगों ने सुना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, भाई साहब, वेद प्रकाश जी, आपकी पूरी टीम को साधुवाद कि इतना अच्छा अवसर मुझे आपने दिया साथियों से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।